हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ये क्वेश्चन आंसर्स वो क्वेश्चन आंसर है जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। और आपकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं, आज मैं इनमें जो आपको पेजेस में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसे पेज नंबर, आप अपनी बुक का पेज नंबर 6 चेक करिए, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको पेज नंबर 11 पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो आज हम उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। और कल हम जो आपके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, जो आपके अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यास प्रश्न आपको कौन से पेज नंबर में मिलेंगे। तो पेज नंबर 14 पे आपको, ठीक है, पेज नंबर, ये रही बुक, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो पेज नंबर 14 पे आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। तो उन अभ्यास प्रश्नों को हम कल करेंगे, ठीक है। उन अभ्यास प्रश्नों को हम कल करेंगे, यानी आज हमारी 30 जुलाई है, ठीक है, 30 जुलाई है, नहीं 29 जून है, सॉरी 29 जून है, ठीक है। 13 जून यानी कल की डेट पे वो वीडियो आ जाएगी। तो आज हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 6 पे अवेलेबल है। पर उससे पहले यार, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाके लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स नीचे गिर गए। ऐसा क्यों, मैं पता नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे बता दो, ठीक है, कि हाँ भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। और फिर बाकी सब तो आपके ऊपर ही है, बस आप लाइक कर देना, ठीक है। और नीचे एक बटन आता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, तो उसे जाके दबा दो यार, दबा दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप पेज नंबर 6 पे प्रश्न नंबर 1, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ठीक है। यानी वायु में जलने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है क्योंकि खुले वातावरण में ऑक्सीजन की परत मैग्नीशियम में आ जाती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है, ठीक है, बिना किसी ऊष्मा को आर पार दिए जाए बिना, ठीक है। यानी कि अगर आप मैग्नीशियम को खुले वातावरण में भी रख दोगे तो वो आराम से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, हम मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए मैग्नीशियम को साफ़ करने से ये परत हट जाती है और परिणाम स्वरूप जिससे वह वायु के संपर्क में अच्छे से जलता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो थोड़ा जलने में दिक्कत होगी, बट अगर उसे साफ़ कर लेंगे तो वो जलेगा अच्छे से, बस यही बात है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। एक मिनट, ये हट गया। अच्छा, इस चैप्टर को ना मैं पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके 2 पार्ट आए थे। एक पार्ट में तो मैंने इसको अच्छे से समझाया था, दूसरे पार्ट में मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें इसके बारे में बताया था। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो लिखते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोरीन है, अभिक्रिया का निशान लगा हुआ है, और हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसे ऊपर लेके आते हैं। नहीं आ रहा ऊपर, जूम आउट कर लेता हूँ, है ना। तो देखो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसको हमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखना है जो कि संतुलित हो। तो यहाँ पर लिखोगे H2 हाइड्रोजन, और यहाँ लिखोगे Cl2 यानी कि क्लोरीन, और इस साइड अभी की जो उत्पाद का साइड है यहाँ पर आप लिखोगे 2HCl। इस तरीके से आपका समीकरण संतुलित भी हो जाता है, और साथ ही साथ आपको रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्न देख लिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर अपना आ जाता है दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, ठीक है। क्या, एक मिनट यार, ये हटेगा, ये हटता नहीं है, एक मिनट, हाँ हट गया, फिर से आ गया। तो देखो, एक मिनट, इसे जूम आउट कर लेता हूँ मैं, है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। तो बेरिलियम सल्फाइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड लिखा हुआ है और एल्यूमिनियम सल्फाइड लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फेट लिखा हुआ है, सॉरी सल्फेट, ठीक है। अभिक्रिया का निशान और बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको हमें सही फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे,
बेरिलियम को हम Ba से दिखाते हैं और Cl यानी क्लोराइड को हम Cl से दिखाते हैं, ठीक है। तो BaCl लिखोगे प्लस Al लिखोगे, Al का मतलब एल्यूमिनियम। तो ये साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ये साथ में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ये हटता नहीं, हाँ। तो ये साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं BaSO4 यानी कि बेरिलियम सल्फेट और प्लस में है AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसे संतुलित कैसे करोगे, आप यहाँ पर जो चिन्ह देख रहे हो या जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसे संतुलित किया गया है, ठीक है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता तो पहले एक प्रॉपर वीडियो बनाई दी गई है, उसे देख लेना प्लीज़ जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सोडियम पानी, ठीक है। जब सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2Na का मतलब होता है सोडियम प्लस 2H2O यानी कि पानी, अभिक्रिया का निशान 2Na यानी सोडियम प्लस OH ब्रैकेट लगा के OH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें उनकी अवस्था लिखनी है, ठीक है। अवस्था मतलब वो कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, वैसे लिखना है और साथ ही साथ उन्हें संतुलित भी करना है। तो चलो करते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में कौन सा था वो, पर मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से 4 था ना, हाँ 3 था, सॉरी 3। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला है जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो जल में हमें बेरिलियम क्लोराइड को तथा सोडियम सल्फेट के विलयन को अभिक्रिया करवानी है, ठीक है। और हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट यानी उसका अवक्षेप मिलेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे BaCl जो कि एक्वस यानी पानी में जाएगा प्लस में NaSO4, ठीक है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस की फॉर्म में है क्योंकि ये पानी में जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया करेंगे दोनों तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक्वस यानी पानी में बनेगा और बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, जो कि अवक्षेप में बनेगा यानी ये सॉलिड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो अवक्षेप में रहेगा ना कि घुलेगा, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, ठीक है, जल में यानी एक्वस की फॉर्म में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन यानी जल में, ये भी एक्वस की फॉर्म में है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसे देखते हैं। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस की फॉर्म में है प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड ये भी एक्वस की फॉर्म में है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे जल में और हमें देंगे सोडियम क्लोराइड जो कि जल में होगा और H2O जो कि लिक्विड की फॉर्म में होगा। अब एक्वस का मतलब होता है जो जल में घुल गया और H2O का मतलब जो कि सॉलिड यानी पानी है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि डिफरेंस है पर बस सेम डिफरेंस है कि एक्वस यानी AQ का मतलब होता है कि जो पानी में घुल गया और लिक्विड यानी कि जो पानी है, ठीक है। हम जानते हैं जल पानी है तो उसे हम लिक्विड के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूँ तो यहाँ मैं इसे ज़्यादा नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कोई पदार्थ है X, उसका उपयोग उस विलयन का उपयोग, ठीक है, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो अब उस X का हमें सूत्र लिखना है। तो जो X पदार्थ है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसका सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेज नंबर 11 के क्वेश्चन होता है कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो शुरू ही हुआ है। अब देखेंगे 11वें प्रश्न का दूसरा सब पॉइंट को कि क्या कह रहा है ये। तो ऊपर 1 नंबर में लिखे पदार्थ 1 नंबर ऊपर पहले में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करवानी है तो करवा देते हैं। तो ऊपर जो 1 नंबर में जो लिखा पदार्थ है उसकी जल के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ऊपर लिखा पदार्थ कौन सा था, कैल्शियम ऑक्साइड था जो कि सॉलिड के फॉर्म में था। अब उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे यानी लिक्विड के साथ यानी H2O के साथ, ठीक है। अब इसके साथ अभिक्रिया करवा दी तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और जो कि एक्वस की फॉर्म में रहेगा और प्लस ऊष्मा भी निकलेगी। अच्छा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसे हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड के फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना उसे हम कहते हैं भुजा हुआ चूना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, 11वें पेज का, ये 10वें पेज का है, ठीक है, 10वें पेज का है, बुक में तो 10वें पेज में है। तो प्रश्न नंबर 2 है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है, तो उस गैस का नाम बताइए। एक क्रियाकलाप है 1.7, ठीक है, उसमें एक परख नली में गैस की मात्रा जो कि दूसरे से 2 गुनी है, तो उस गैस का नाम बताना है। तो चलो बता देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो क्रियाकलाप 1.7 में जल का विद्युत अपघटन हुआ है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में, ठीक है। तो क्रियाकलाप 1.7 में क्या किया गया है, क्रियाकलाप 1.7 में, एक मिनट मैं उसको खोल लेता हूँ बुक में, हाँ। तो इसमें क्या किया गया है कि 6 वॉट की बैटरी से 2 एनोड और कैथोड को रखा गया है, ठीक है। एनोड और कैथोड ये तो आप जानते ही होंगे। तो उसमें जो है ना, जब भी हम जल को, मतलब जल से जब हमें H और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना होता है तो हम एनोड और कैथोड की मदद लेते हैं, ठीक है। जल में से विद्युत को गुजारते हैं और फिर जो है ना विद्युत का अपघटन होता है, विद्युत का नहीं, जल का अपघटन होता है, सॉरी, ठीक है। तो क्रियाकलाप 1.7 में जल का विद्युत अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है, ठीक है। हम जान गए कि जल जो है वो जल का जो अपघटन है वो विद्युत के द्वारा संभव है, ठीक है। तो इस अपघटन में 2 अणु निकलते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, और 1 अणु देते हैं, और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो 1 अणु देती है, ठीक है। इसीलिए तो H2O बनता है ना, H2 का मतलब 2 अणु, और O के आगे 1 लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे देखो, हम H2O लिखते हैं ना, H2O, तो H2 का मतलब हो गया कि जल के जो हाइड्रोजन है उसमें 2 अणु हैं, और ऑक्सीजन का 1 का मतलब हो गया 1 अणु। हालांकि हम O में 1 लिखते नहीं है क्योंकि लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस अपघटन में 2 अणु गैस व ऑक्सीजन के 1 अणु देते हैं, अर्थात एक परख नली में एकत्रित हाइड्रोजन गैस दूसरी परख नली में एकत्रित गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा की 2 गुनी होगी, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब 1 की 2 से गुणा करोगे तो 2 मिलेगा ना, तो यानी कि जो गैसें हैं वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। अब प्रश्न नंबर पेज नंबर 15 पे आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 15 बुक में भी खोल लेता हूँ, हालांकि पेज नंबर 15 पे नहीं 13 पे आई है, ठीक है, 13 पे है। मैंने पता नहीं क्यों ऐसे लिख रखा है, तो देखते हैं। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये बताना है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट का विलयन फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। होता क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जो लोहे की कील में जो आयरन होते हैं वो कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, और फेरिक सल्फेट में बदल देते हैं, ठीक है। और इसके कारण ये जो है ये जो अभी जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हल्का हल्का ब्लू कलर में होता है, पर जैसे ही इसमें आयरन की कील डालेंगे तो ये हरे कलर का हो जाएगा, हल्का हल्का। तो इसे हम कहते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट का विलयन, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आता है, इसे याद रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक बार समझ लोगे ना बिल्कुल अच्छे तरीके से तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन भी करते रहना। अब एक मिनट, हाँ ये अपना लास्ट है। तो दूसरा प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्रियाकलाप 1.10 क्या कह रही है, मैं देख लेता हूँ, हाँ तो चलो ठीक है। तो क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न विस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्रियाकलाप 1.10 को एक बार पढ़ लेना, आपकी बुक में है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ विलयन लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस की फॉर्म में है, प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब इनका जो है अभिक्रिया करी है इन दोनों ने, और इन्होंने बनाया है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस की फॉर्म में है, और प्लस में H2O यानी जल जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। बस हो गया, बहुत ही ईजी है। प्रश्न नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए। उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का घट जाना, और अपचयित का मतलब हाइड्रोजन का घट जाना और
हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ठीक है, बस यही होता है। तो देखते हैं। तो पहला है सोडियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड, और दूसरा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके बनाते हैं कॉपर प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसे जो है ना हमें उपचयित और अपचयित में बताना है कि कहाँ उपचयन हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, ये बताना है। तो पहले का है, पहले में यहाँ पर जो है ना Na, वहाँ पर उपचयन हो रहा है, ठीक है। जो Na है वहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और जो दूसरा वाला है वहाँ पे उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, ठीक है। तो ये रेडॉक्स, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना भी और हाइड्रोजन का घटना भी। देखो यहाँ पर जो आपको CuO दिखाई दे रहा है, यहाँ से जब ये अभिक्रिया कर लेता है, जब ये एक उत्पाद बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन घट जाती है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Cu जो कि इस साइड है, ठीक है, जो इस साइड वाले Cu को देखो, तो जो इस साइड वाला Cu है, एक बार मैं ब्रश ऑन कर लेता हूँ तो अब आपकी समझ में आएगा थोड़ा सा, देखना। जो इस साइड वाला Cu है, ठीक है, इस साइड वाला, ठीक है। यार ये मिटता क्यों नहीं है, ये समझ से बाहर है ना मेरे। एक मिनट, अब मिटेगा क्या? नहीं मिट रहा। तो देखो जो इस साइड का Cu है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है, पर यहाँ वाले से ऑक्सीजन घट गया। इस साइड वाले में ऑक्सीजन नहीं है, इस साइड वाले में जुड़ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ पर घटी है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, तो यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स। मैं इसे एक बार लिख देता हूँ अच्छे से। रेडॉक्स है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख भी लेना, रेडॉक्स। हो सकता है कि रेडॉक्स सही लिखा है वैसे तो, ठीक है। तो रेडॉक्स ऐसे ही ये इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं। मेरा हाथ ही पेन बना हुआ है, देख रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे रेडॉक्स को लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो आपकी ये वाली अभिक्रिया है ये रेडॉक्स है, ठीक है, रेडॉक्स है। आप ऐसे लिख लो रेडॉक्स को, ठीक है। लिख लिया? तो इस तरीके से आपके जो जितने भी पेज, जो जितने भी आपके बुक्स में, ठीक है, जितने भी आपके बुक में पेजेस के क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये आपकी साइंस की बुक है। एक मिनट, दिख रहा है ना? हाँ, उल्टा दिख रहा होगा, पता है मुझे। तो ये आपकी साइंस की बुक थी, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे हो चुके हैं। सारे नहीं हुए, जो प्रश्न अभ्यास है, ठीक है, जो प्रश्न अभ्यास है, जो कि एक मिनट, कितने प्रश्न अभ्यास है मैं देख लेता हूँ। तो टोटल 20 प्रश्न अभ्यास है, ठीक है। इन 20 प्रश्न अभ्यासों को हम कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करते रहना, ठीक है। और इन सबको नोट डाउन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।